हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा आप सबको पता है कि आज अपने 12th का बायोलॉजी का पेपर हुआ। सबके अच्छा गया, बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा था कि सर आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन जो है उसमें से रिपीट हो गए, है ना। चलो, बच्चों का ही भला है। उसी में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें एक दो क्वेश्चन में डाउट था, या 1 नंबर कट रहा है, 2 नंबर कट रहा है, 3 नंबर कट रहा है। तो उसी पेपर की आंसर की के रूप में मैं आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूं। देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो अपना पूरा पेपर था ना, उसके कैसे आंसर्स थे, क्या थे, है ना। जैसे कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखें और स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैर एल्ब्यूमिनस, जिसको अपन बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस बीज का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आपको बेटा कुछ भी नहीं करना था, एक चीज बताई थी, एक्स पबजी, याद है? एक्स पबजी, एक्स पबजी मतलब एक्स का मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस, पबजी में पी का मतलब होता है PEA मटर, बी फॉर बीन बताया था, और जी फॉर बताया था ग्राउंड। ग्राउंड, ये 3 एग्जाम्पल जो है वो अपने पास में थे एक्स पबजी के। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने है, क्या हो जाएगा? मटर। जिस बच्चे ने अभी मटर आंसर किया है वो अपना राइट आंसर है। और एल्ब्यूमिनस के लिए क्या ट्रिक बताई थी बेटा? BMW कार, बार्ले, मेज, वीट, कैस्टर, कैस्टर यानी अरंडी, कोकोनट, कोकोनट का मतलब नारियल, और ये AR जो है वो एल्ब्यूमिनस के रेफरेंस में हमने बोला था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मटर, यानी कौन सा हो जाएगा? पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जनन में प्रक्रियाओं का सही क्रम चुनना था, यानी चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेज, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, वेट अ सेकेंड, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप सबको मैंने बोला था कि अपना जो सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसी का पहला पैराग्राफ है, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो उसी पैराग्राफ से आएगा। वहां पर जैसे अपने ब्लूप्रिंट वाले मॉडल पेपर में दे रखा था कि जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन वो क्या कहलाता है, हमने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। और वहीं से क्वेश्चन बन गया कि सारी की सारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेज पहले कौन सी होती है? कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन बोलते हैं। जब युग्मक यानी गैमेट बनेंगे तो वो आपस में मिलेंगे, और मिलने को हम बोलते हैं युग्मक संलयन, जिसको अपन बोलते हैं गैमेट फ्यूजन। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फ्यूजन, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट के बाद में सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो भ्रूण बनने की, एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है वो होती है। यानी अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं में नसबंदी प्रक्रिया, ये अपने थर्ड चैप्टर से है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विच ऑफ द प्रोसेसेज, which of the following is sterilization process in female। अगर फीमेल की बात करें तो क्या था बेटा? नलिका उच्छेदन, जिसको अपन ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। मेल की बात करें तो यहाँ पर वेसेक्टोमी जो है उसका आंसर सही हो जाता है। क्लियर? हमें फीमेल्स के बारे में पूछा है तो इसके बारे में ट्यूबेक्टोमी जो आपका आंसर है वो सही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण कौन से वैज्ञानिकों के प्रयोगों से हुआ? यानी द अनइक्वोकल प्रूफ दैट DNA is the genetic material came from the experiments of which scientist। आपको बता दें कि 2 साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था हर्शे और चेज। उन हर्शे और चेज ने ही सबसे पहले प्रूफ दिया था, है ना, वैलिड प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने पास में बैक्टीरियोफेग का, राइट। उन्होंने बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियोफेग क्या है? जो बैक्टीरिया, एक टाइप का वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर या बैक्टीरिया का भक्षण करता है या बैक्टीरिया को खाता है, उसे अपन कहते हैं बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? इसका डीएनए और प्रोटीन दोनों को लिया, है ना, उसके ऊपर सक्रिय विकिरण, फास्फोरस और सल्फर प्रवेश करवाया। उस प्रकार से इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया हर्शे और चेज ने कि जो अपना डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। नेक्स्ट चले, जो इसका आंसर है हर्शे और चेज। नेक्स्ट, डीएनए में ग्वानिन नाइट्रोजन सार कौन से नाइट्रोजन सार से जुड़ता है? सोचने की जरूरत ही नहीं है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थाइमिन से, और ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ेगा, किससे? ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। और आरएनए की बात करें तो टी की जगह क्या आ जाता है? यू आ जाता है। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। नेक्स्ट, डार्विन की फिंचें
स्पष्ट रूप से जो आपको पीडीएफ दी थी उसके अंदर लिख रखा था क्या, डार्विन की जो फिंचेज है वो किसका एग्जाम्पल है, अनुकूली विकिरण का, अडेप्टिव रेडिएशन का। पीडीएफ के अंदर चैप्टर नंबर अपना जो है ये इवोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखें, जीवाणु जनित रोग, एक तो अपने पास में आ जाता है साल्मोनेला टाइफी, लेकिन जहां पर डिजीज वाला ये टॉपिक खत्म होता है लास्ट में 3 चीजें लिख रखी हैं कि ये अन्य जीवाणु जनित रोग है, जिसके अंदर एक तो अपने पास में आया था डाइसेंट्री, दूसरा आया था प्लेग और तीसरा आया था डिप्थीरिया। डिप्थीरिया याद है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिप्थीरिया। ओके, बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड, उसी टेबल से कौन सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 टेबल बनाई थी। पहली टेबल तो अपने पास में वो साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेरिन वाली थी, और दूसरी टेबल के अंदर कुछ एसिड दे रखे थे और सामने उनकी जो है स्पीसीज दे रखी थी। अपने पास में सिट्रिक एसिड निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव से बनता है। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड की बात हो रही है। एसिटिक एसिड की होती तो एसिडोबैक्टर, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड की होती तो ब्यूटाइलिकम वाला, और लैक्टिक एसिड की होती तो लैक्टोबैसिलस जो है वो स्पीसीज अपना आंसर हो जाती है। अपना आंसर क्या है बेटा, एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट, एग्रोजेल किससे निकाला जाता है, एग्रोजेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। सोचने की भी जरूरत नहीं है, नाम क्या था, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित गोल्डन राइस, आपके जो टेस्ट लिया था उसी के साथ में पेपर दिया था, उसका 4था नंबर क्वेश्चन एज इट इज, ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है बेटा, ठीक है। गोल्डन राइस डेवलप बाय बायोटेक्नोलॉजी इज रिच इन, है ना, विटामिन ए। ओके, जनसंख्या घनत्व को कम करने वाली प्रोसेस, जनसंख्या घनत्व जिसको हमने पॉपुलेशन डेंसिटी बोला था, एन बोला था, उसको कम करना है। कम करना यानी कि उनमें से या तो कोई चला जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, है ना। अगर बढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि या तो जन्म दर होए या फिर बाहर से कोई अंदर आए तो बढ़ेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखो, एक तो है जन्म दर, चलो ठीक है, लेकिन इमिग्रेशन, जन्म दर से बढ़ेगा लेकिन इमिग्रेशन से कम होगा। सेकंड, मृत्यु दर और आप्रवासन, मृत्यु दर से कम होगा लेकिन इमिग्रेशन से बढ़ेगा। फिर है जन्म दर और इमिग्रेशन, जन्म दर और इमिग्रेशन से बढ़ेगा, और हमें कौन सा पूछा है, कम करने वाले, मृत्यु दर भी हो और इमिग्रेशन भी हो, यानी कि उसमें डेथ रेट भी बढ़े और वहां से जो स्पीसीज है वो बाहर की तरफ जाए। ये दोनों रीजन होते हैं किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों को लाभ होता है, म्यूचुअलिज्म 6 पढ़ी थी हमने, 6 में से सबसे पहले यही म्यूचुअलिज्म, लाइकेन जिसका एग्जाम्पल है, युक्का और प्रोन्यूबा युक्का सेला भी जिसका एग्जाम्पल है, क्या, सहोपकारिता है जिसको अपन बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मानव निर्मित पारितंत्र का एक उदाहरण, आपको बताया था पारितंत्र 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक जो है वो प्रकृति में अपने आप बनता है, कृत्रिम जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। मरुस्थल को मानव कभी नहीं बनाता, नदियों को नहीं बना सकता, और एस्टुअरी यानी ज्वार नदमुख को नहीं बना सकता। अपने पास में एक ही आंसर है, एक्वेरियम, जिसको छोटा सा समुद्र कहते हैं हम, उसको मानव जो है ये कृत्रिम प्रकार के पारितंत्र की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको अपन बोलते हैं मेन मेड, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के प्राकृतिक अंतर संबंधों को कहा जाता है द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, यानी कि सारी की सारी फूड चेन अगर आपस में गुथ जाए तो एक जाल बनता है, वेब बनता है, जिसको फूड वेब या खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। आपको बताया था कि जिस टाइम 13 चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के क्वेश्चन लिखा है, तो पहला क्वेश्चन तो अपने पास में था अर्थ समिट, पृथ्वी वाला है ना, पृथ्वी सम्मेलन, और दूसरा क्वेश्चन अपने पास में था जोहान्सबर्ग वाला, जिसमें अपन ने फिलिप के नीचे यानी कि फिलिप के रूप में भी किसको लिया था, 2002 को लिया था, याद आया, और बोला भी था कि ये क्वेश्चन आपके 100% आएगा, और आया भी है। क्या, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास यानी कि वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड ऑन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ऑन 2002 यानी कि 2002। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट का उदाहरण, हॉटस्पॉट कौन कौन से थे,
एक तो था अपने पास में हिमालय, दूसरा श्रीलंका, इंडो बर्मा, और कौन सा था, पश्चिमी घाट। यानी कि अपना आंसर हो जाएगा हिमालय। बाकी वाले अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं हमें देखने हैं। हॉटस्पॉट का एग्जाम्पल पूछा है। ये तो अपने पास में 16 क्या है ऑब्जेक्टिव, है ना। कमेंट करके बताना बेटा कि 16 में से किसके कौन सा गलत हुआ। मोस्ट ऑफ बच्चों के ये 16 के 16 एमसीक्यू जो है वो सही बताए जा रहे हैं। आगे देखिए, अब आते हैं अपन फिलअप्स के ऊपर। फिलअप में क्या है, सबसे पहला, हाँ इसके ऊपर कंफ्यूजन था बच्चों को कि सर पहले में क्या करेंगे। पहले हम करेंगे कि त्रिक संलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। कोशिका का पूछा है, केंद्र का नहीं। अगर आप लिखते हो PEN, ये होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बेटा। हम बात कर रहे हैं सेल की, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। हिंदी में कहेंगे हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ये इसका आंसर है। ओके, एनसीईआरटी की लाइन। सेकंड, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायक होते हैं। आपको क्वेश्चन लिखाया था हमने, कहां पर, कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसके अंदर 5वां क्वेश्चन था कि झालर के कार्य लिखिए। फिम्बरी का जो है फंक्शन लिखना था, और वहां पर आपके लाइन भी यही थी कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायक होते हैं। कौन से, ये अपनी बेटा पीडीएफ है, और इसी के अंदर ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में 5वां क्वेश्चन है, एज इट इज लाइन है, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहण करने में फिम्बरी या झालर जो है वो सहायक होते हैं। ठीक है, अगर ये पीडीएफ जिसने अच्छे से देखी है, ये बुकलेट जिसने अच्छे से देखी है, उसके तो पेपर आज शानदार गया है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, झालर लिखेंगे, यानी फिम्बरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण कराया। यानी कि जीनोटाइप लेने के लिए उसने क्या किया, लंबे पौधों का बौने पौधों से कराया। यानी कि अगर कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, यहां पर वापस अपने पास में लंबे पौधे आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस क्या करवाया, वापस इन्होंने अप्रभावित, जिसको अपन बोलते हैं रिसेसिव पैरेट, उनसे कराया। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सबको मालूम है बेटा, टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाती है, टेस्ट क्रॉस, जिसको अपन परीक्षार्थ संकरण कहते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के 4 युग्मों के घटने बढ़ने से उत्परिवर्तन होता है। कौन सा, यहां पर आपके आंसर हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। 4 युग्म, एक नाइट्रोजन बेस भी हट जाता है तो पूरी फ्रेम बदल जाती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये अपना आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सिद्धांत कहता है कि समष्टि में एलील आवृत्तियां और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर रहते हैं, उत्पन्न होता है। मतलब कहां से, कौन सा प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल की बात हो रही है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सा प्रिंसिपल है, हम बोलेंगे कौन सा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ना। अपने कौन से इवोल्यूशन वाले चैप्टर से आप इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोजोन है कौन से प्रोटोजोन परजीवी से अमीबता रोग होता है, नाम से पता चल रहा है। कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा ओके हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, क्लियर। नेक्स्ट, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित आटे की फूली उभरी शकल गैस के उत्पादन के कारण होती है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया इज ड्यू टू द CO2 गैस। ओके, नेक्स्ट, आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर बोला है, कहे जाने वाला कौन सा एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वो जगहों पर काटना संभव होता है।
फिर है द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड, यानी कि जीव विच जो जीन द्वारा कूटबंद होता है उसे हम क्राइजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइजीन। ओके नेक्स्ट चले, लास्ट फिलअप। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश फिलअप को हमारी नदियों में लाया गया। अपने पास में हमने क्या किया था कि बायोडाइवर्सिटी की क्षति या लॉस था, जैव विविधता की क्षति में 4 कारण पड़े थे, है ना, जिसके अंदर आवासों की क्षति थी, अतिदोहन था, विदेशी जातियों का जो आक्रमण था, ये वहां से पूछा गया है। अफ्रीकन कैटफिश का नाम बताना था, जिसका नाम था क्लेरियस। क्या नाम था? क्लेरियस गैरीपाइनस। क्लेरियस गैरीपाइनस इसका आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ बच्चों ने मात खाई है। आपको पहले ही बताया था बेटा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से देना। देखना हमने टेस्ट के अंदर भी दिया था, जिसने सही किया है वो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क का है? हाफ मार्क का। आगे आप समझदार। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये तो फिलअप कंप्लीट। अब आते हैं अपन 1 मार्क के क्वेश्चन पे। ये तो हाफ हाफ के थे। असंजनन यानी एपोमिक्सिस को डिफाइन करना था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एपोमिक्सिस नाम से पता है, असंजनन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना, मियोसिस नहीं होना, बिना निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के अपने पास में भ्रूण का निर्माण होना, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई मियोसिस नहीं होगा, फिर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे हम एपोमिक्सिस के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अट्रेशिया हमने एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट एज इट इज क्वेश्चन जैसा आपको प्रोवाइड कराया गया था अपने चौथे चैप्टर में, है ना। टिड्डे में लिंग निर्धारण ग्रेस ओपर के अंदर कौन सा होता है? XO प्रकार का, ठीक है ना। नेक्स्ट आरएनए का वह प्रकार लिखिए जो एमिनो एसिड के लाने आनुवांशिक कोड के पढ़ने का काम करता है। कहने का मतलब है कि राइट द टाइप ऑफ आरएनए व्हिच ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। कौन सा? टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए क्या करता है? जो जेनेटिक कोड है उनको रीड करने का काम भी करता है और अमीनो एसिड को लाने का काम भी करता है। अच्छा खासा क्वेश्चन है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है बेटा? पेंटोज शुगर और इसके साथ में नाइट्रोजन बेस, है ना। ये इसका 5th कार्बन। यहां से हमें किसको जोड़ना है? फॉस्फेट को जोड़ना है। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? ये जो बॉन्ड से जुड़ जाएगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा? फॉस्फो एस्टर बंद या बॉन्ड, ठीक है ना। फॉस्फोडाइएस्टर मत कर देना, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना नहीं बोला, न्यूक्लियोसाइड को जोड़ना किसके साथ में? फॉस्फेट के साथ में, ठीक है। ओके, होमो इरेक्टस मानव की दिमागी क्षमता ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 900 सीसी। सीधे क्वेश्चन है। तुल्य रूपता आपको ये भी बोला था कि अपने बुक के अंदर समवर्ती नहीं बोला है, तुल्य रूपता बोला है, जिसको अपन एनालोगस ऑर्गन या एनालॉगी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? समझात यानी कि होमोलोगस में बताया था कि जिनका कार्य जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, जिनकी उत्पत्ति तो अलग होगी लेकिन कार्य समान हो जाएंगे, है ना। जैसे तितलियों के पंख और बर्ड्स के पंख, जिनकी उत्पत्ति अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, क्या? उड़ना। ओके, ये तुल्य रूपता हो गया। नेक्स्ट है सक्रिय प्रतिरक्षा को समझाना था। आपको बताया था इम्यूनिटी 2 टाइप की थी, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। चार्ट बना के अच्छे से डिटेल में समझाया था आपको। सक्रिय के अंदर 2 देखे थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या देखा था? पहले तो सक्रिय की बात करें कि यदि कोई प्रतिजन अपनी बॉडी में एंटर करता है और वहां से इम्यूनिटी उत्पन्न होती है तो उसको सक्रिय बोलते हैं। नेचुरल मतलब कोई भी इंफेक्शन हमें हो जाता है, कोई संक्रमण हो जाता है, तो इस प्रकार का प्रतिरक्षा जो है, इस प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र क्या कहलाता है? सक्रिय प्रकार का, प्राकृतिक प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र। और आर्टिफिशियल की बात करें, हम बात करें किसकी? एंटीजन की। एंटीजन मतलब प्रतिजन। अगर अपनी बॉडी में जबरदस्ती किसी एंटीजन रोगाणु को प्रवेश करवाया जाए तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रकार का। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम प्रकार का। एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कोरोना आया था। कोरोना में क्या किया? हमने वैक्सीन लगाई। एक्चुअली डाला क्या? कोरोना को ही किल करके डाला, है ना। जैसे क्या हुआ? 2 टाइप की मेमोरी आई, एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरी अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया में क्या हुआ कि हमने जैसे ही जो कोरोना था उसको किल करके अपनी बॉडी में डाला, यानी एंटीजन को डाला, तो अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई इसको मारने के लिए, लेकिन ये पहले से ही किल था।
तो अपनी मेमोरी सेल्स ने उन एंटीबॉडी को स्टोर करके रख दिया कि अब रियल में कोरोना आएगा तो उसको हम खत्म करेंगे। तो सक्रिय प्रकार का समझ में आया है ना, निष्क्रिय अपन को पूछा नहीं गया तो हम नहीं करेंगे। ये ब्रेड बनाने में अच्छा खासा क्वेश्चन आपको दे भी रखा था इस बुकलेट के अंदर, कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको अपन यीस्ट कहते हैं, एक प्रकार का फंगस है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए 1 मार्क के आपके। अगर कटता है तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन में कटता है, बाकी क्वेश्चन बड़े हैं, सोचने की भी जरूरत नहीं है। गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम किसकी स्ट्रक्चर बनानी थी, ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनानी थी। बताया था एक घर जिसके अंदर 3 लोग ऊपर रह रहे हैं, 3 लोग नीचे रह रहे हैं और 2 जने बीच में रह रहे हैं। इन्होंने अपने चारों तरफ क्या बनाई, इन्होंने अपने चारों तरफ बनाई एक बाउंड्री, फिर क्या किया, 2 बनाई दीवारें, ये 1 और ये 2, साइड में निकाली एक छोटी सी गली, इसको बोला था फ्यूनिकल। क्या बोला था बेटा, इसको बोला था फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का मतलब बीजांड व्रंत। इसको बोला था कि जहां से बीजांड से जुड़ा रहता है उसको बोला था हाइलम, नाभिका। उसके बाद में ये बाह्य अध्यावरण, ये अंतः अध्यावरण, ये वाली चीज येलो कलर की जिसको बीजांड काय बोला था। ऊपर वाली सेल तीनों की तीनों एंटीबोडल सेल, नीचे वाली 2 साइड की सहायक या सिनर्जिड सेल और बीच वाली अंड कोशिका, ये द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र। इस रचना को आपको बनाना था और इसी को लिखना था, है ना। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा, है ना। आराम से एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर अगर आपको बताया भी था, यही क्वेश्चन इस बार का इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बताया था प्रतीप बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र। आप ये भी बता सकते थे इसमें कि सहायक कोशिका के ऊपर पतली धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलन सेक की स्ट्रक्चर बनानी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर आपको बना के भी बताया था और अच्छे से पढ़ाया भी था, क्वेश्चन के अंदर भी था। ये स्ट्रक्चर बनानी थी, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाने थे इस तरीके से, और अंदर दीवारें बनानी थी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, अंदर की तरफ टेपिटम, और टेपिटम में बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के नाम बताने थे, उदाहरण बताने थे, कुछ भी नहीं। एआरडी के बारे में पूछ रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आईवीएफ लिख देते, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ सॉरी इन विवो फर्टिलाइजेशन। जीआईएफटी लिख सकते थे, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। जेडआईएफटी लिख सकते थे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। आईयूटी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर लिख सकते थे। बहुत सारी प्रोसेसेस थी उसमें, आप कोई भी 3 के उदाहरण लिखने थे, है ना। दात्र कोशिका अरक्तता का कोई कारण बताना था कि जो सिकल सेल एनीमिया है, ये क्वेश्चन आपको जब लिखाया था, है ना, बुकलेट दी थी 9 नंबर क्वेश्चन, हाईलाइट करके भी दिया था कि सिकल सेल एनीमिया के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी डिजीज भले जो है ना आप छोड़ देना, तो सिकल सेल एनीमिया अपने पास में आया और उसका रीजन आया। रीजन क्या है आपको बताया बेटा, एक सेकेंड, ये देखो बेटा। रीजन में आपको ये बताया था कि अपने पास में आरबीसी है, उसके अंदर एक तो हिम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन में कौन सी, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा के अंदर जो 6th पोजीशन के ऊपर कौन था, न्यूक्लियो सॉरी अपने पास में अमीनो एसिड था जिसका नाम था ग्लूटामिक एसिड। वो ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो गया था, वेलिन में हो गया था, यानी कि जो GAG था वो GUG में बदल गया। यही कारण है। क्या लिखेंगे कि जो बीटा सॉरी ग्लोबिन है, ग्लोबिन में बीटा श्रृंखला के 6ठी पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक अम्ल के वेलिन में बदल जाने से, अर्थात GAG के GUG में बदल जाने से जो अपने पास में आरबीसी थी वो कैसी हो गई थी, सिकल सेल हो गई थी, सॉरी सिकल शेप्ड हो गई थी। इस प्रकार के चार्ट से भी आपको समझाया था, तो आपका आंसर इस तरीके से राइट हो जाएगा, है ना। पेपर बहुत इजी था, जैसा आप डर रहे थे कि सर पेपर हार्ड, कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट के अंदर क्वेश्चन था कि जो प्रथम नियम है उसको पुन्नेट द्वारा समझाओ। यहां पूछ लिया पूर्ण प्रभाविता को, ये भी आपको दे रखा था क्वेश्चन।
ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब अगर हम क्या करते हैं कि जो रेड है उसका क्रॉस व्हाइट से करवाते हैं तो अपने पास में कौन आता है, गुलाबी आता है, राइट। तो गुलाबी, उसके बाद में इसका हमने ये कौन सी F1 जनरेशन, इसका हमने क्या कराया, सेल पॉलिनेशन कराया। ये पुन्नेट वाला, ये वाली चीज आपको पूछिए क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल 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 स्मॉल और स्मॉल स्मॉल। रेशियो क्या आया, ये तो आ गया रेड, 2 आ गए पिंक, 1 आ गया व्हाइट, 1:2:1। ये तो इसका हो गया। बाहर से देखे तो भी फिनोटाइप, जीनोटाइप देखे तो भी 1:2:1 नहीं आ रहा है। ये वाली चीज यहां समझानी थी। ओके, नेक्स्ट है कि वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। वेरी गुड। आपको 2 क्वेश्चन बोले थे किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बड़े। एक तो बायोगैस संयंत्र का जो लेबल डायग्राम बनाना था, और दूसरा जो है वाहितमल के अंदर या तो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह दो, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि जैव वैज्ञानिक उपचार कह दो, वही है। यानी कि इसके अंदर हमें बीओडी वाली जो पूरी चीज थी वो बतानी थी, किस प्रकार बैक्टीरिया जो यूज होते हैं प्रदूषण को खत्म करने के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा टैंक वाला जो आपको डायग्राम बनाया था वो पूरा, पहले अवसादन, निस्यंदन, उसके बाद में सेकेंडरी टैंक में ट्रांसफर करो, वहां पर बैक्टीरिया को लाओ, ओर्णक, है ना, उसके बाद में लास्ट में तीसरा ट्रीटमेंट था जिसके अंदर परीक्षण करके जो जितने भी टॉक्सिक पदार्थ है उसको रिमूव कर दिया जाता था ना। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना था, कोई याद नहीं था। एक डाइजेस्टर था बहुत बड़ा, उसके अंदर हमने एक टैंक फिक्स किया था। यहाँ से अपने पास में एक गोबर के लिए, एक पानी के लिए, और इधर अपने पास में खाद के लिए, है ना, भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर। ये पूरी चीज थी। डायग्राम आपने बना दिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, परपोषी कोशिका में भी जाती है डीएनए को प्रवेश कराने की एक विधि लिखनी थी। आप या तो माइक्रो इंजेक्शन लिख देते, माइक्रो इंजेक्शन नहीं तो जीन गन लिख देते। जीन गन नहीं तो आपको बताया था कि जो अपने पास में इसकी मेम्ब्रेन रहती है ना, जीव की, वो परमिएबल नहीं होती है, तो उसको परमिएबल बनाना पड़ता है। परमिएबल कैसे बनाते हैं कि उसको पहले तो हम बर्फ पे रखते हैं, उसके बाद में फिर गर्म करते हैं, फिर उसको चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, और जो डीएनए है, रिकमेंडेड डीएनए, वो उसमें प्रवेश कर जाता है ना, ये बताया था। या फिर हमने ये बात भी की थी कि जो कैल्शियम आयन है +2 द्विधनायन आयन है ना, उससे भी ट्रीट किया था। तो कोई भी विधि लिख सकते थे। अब माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, वो अपने सही हो जाते। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है, PBr322 का नामांकित चित्र बनाना था, कोई दिक्कत नहीं थी। घोड़ा बना करके एक हमें ओराई साइड लिखनी थी, एक हमें आरओपी साइड लिखनी थी, उसके बाद में 2 सेलेक्टेबल मार्कर लिखने थे। एक का नाम था AMPR और दूसरे का नाम था TET, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, और दूसरे का नाम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और इसके साथ में जितने भी अपने पास में रेस्ट्रिक्शन साइट थी, भले वो क्ले 1 हो, हिंड 3rd हो, इको R1 हो, है ना, PST फर्स्ट हो, PVU फर्स्ट, PVU सेकंड, ओराई साइड थी, ROP साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारजीवी जंतु की परिभाषा लिखिए। पारजीवी जंतु से मानव को होने वाला एक लाभ। डिफाइन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, राइट वन बेनिफिट फॉर ह्यूमन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल किसे बोला था कि जिनके जीन को हमने क्या बोला था कि जिसके जीन को मैनिपुलेट किया जाए, है ना, उसमें मैनिपुलेशन करके उसके वांछित जीन में परिवर्तन करना, है ना। जैसे एक एग्जांपल बताया था कि अपने पास में रोजी गाय थी, एक तो नॉर्मल काऊ है और एक रोजी काऊ बनाई गई थी बायोटेक की हेल्प से, जिसको हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बोला था। उसमें क्या था कि उस गाय के दूध में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एक ह्यूमन प्रोटीन है ना, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा थी। ये गाय, इस गाय के दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जो मात्रा थी, है ना, 1997 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। ये एक लाभ है। बाकी अपन बता सकते हैं अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन के अलावा एक और नाम था अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, है ना, एम्फीसीमा के उपचार में काम में आया था, ये भी लिखा था हमने। टीका सुरक्षा, यानी कि वैक्सीन लगाने से पहले वैक्सीन की जांच करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें चूहे, है ना, माइस जो है, उसको अपन यूज करते थे। नेक्स्ट है कि रोगों की प्रारंभिक पहचान करने में आणविक निदान किस प्रकार सहायक है, उदाहरण देकर समझाना है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है वो कैसे था, इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था, एक PCR था,
एलाइजा था, और ये खुद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो खुद है ना। एलाइजा मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्ब, है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा था, है ना। इन प्रक्रियाओं को समझा करके हमें क्या करना है, आणविक विज्ञान को समझाना था। फिर स्वस्थानीय संरक्षण को उदाहरण देकर एक्यूरेट क्वेश्चन बताए थे। एक तो स्वस्थानीय, एक बहिस्थानीय की आएंगे मतलब आएंगे, और आ भी गया, यानी कि इन सीटू और एक्स सीटू। स्वस्थानीय का मतलब है, इन सीटू का मतलब है कि जो प्रजाति जिस जगह पर है उसको उसके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखना, संरक्षित करना। उदाहरण देकर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बता सकते हो, है ना, नेशनल पार्क्स बता सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व बता सकते थे आप, है ना, पवित्र उपवन जिसको हमने क्या बोला था कि जो हॉली फॉरेस्ट थे वो बता सकते थे आप, ठीक है, सेंचुरी थी वो बता सकते थे, किसी को भी समझा, हॉटस्पॉट समझा देते, आंसर अपने आप आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट अपने पास में बचते हैं बड़े क्वेश्चन, ये भी वही थे आपके पास में बुकलेट जिंदाबाद। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाना था, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो मेल जर्म यानी नर जर्म कोशिका थी उससे शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस है उसको समझाना था। ये नहीं समझाए तो आप ये शुक्राणु के 3 भागों के कार्य लिखने थे। सीड्स का क्या कार्य है, सीड्स के ऊपर सीड्स में केंद्रक होता है, इसके ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है जिसके अंदर सारी की सारी जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्रियाएं होती है, पेनिट्रेशन करने में काम आता है। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। पूंछ क्या करती है, गति करने का काम करती है। दैट्स इट। क्या बोला था कि वेटेज भी वही है। अगर ये क्वेश्चन अपने पास में है तो जो एक नंबर है इस हिसाब से इसका अरेंजमेंट रह सकता है। ठीक है, चलो तीनों को समझाना था, शुक्र जनन को समझाना था। फिर डीएनए और आरएनए के बीच 3 अंतर बताने थे। कितना हार्ड सवाल पूछ लिया है ना। डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। फिर प्यूरिन और पिरिमिडिन सार की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा अंतर हो गया। ठीक है ना। फिर शुगर की बात करें तो इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। यानी कि इसके अंदर दूसरे कार्बन के ऊपर जो OH है वहां पर OH ही रहता है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है वहां पर O हट जाता है, H रह जाता है। और क्या बोले, जो डीएनए है वो मोस्ट ऑफ के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए जो है किन्हीं वायरसेस के अंदर जो है वो या किन्हीं बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। या इसका अथवा में देखें दोहरा कार्य करने वाला पहला क्वेश्चन अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या बताया था, AUG एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो दोहरा कार्य करता है। ये मिथियोनिन को भी रिप्रेजेंट करता है और ये प्रारंभिक कोडोन का भी कार्य करता है। क्या बताया था बच्चा कि ये मिथियोनिन का भी कार्य करता है। कौन, AUG, क्या मिथियोनिन का कार्य, मिथियोनिन का कार्य जो स्टार्टर कोडॉन है, स्टार्टर कोडॉन, प्रारंभिक कोडॉन। डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। क्वेश्चन चेंज करके दिया है अपने पास में, ब्लूप्रिंट में मॉडल पेपर में पूछा था कि संपार या सिस्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर परिभाषा दे दी और पूछ लिया कि वो कौन सा है। हम क्या लिखेंगे, सिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। डीएनए खंड जिस एंजाइम से जुड़े होते हैं उसे लाइगेज कहते हैं। किससे जुड़ते हैं, लाइगेज से। फिर अपने पास में इकोलॉजी का क्वेश्चन, संभार तंत्र वृद्धि मॉडल को समझाना था। क्या था बेटा, कुछ भी नहीं था, है ना। चर घातांकी के अंदर जो संसाधन असीमित होते हैं तो उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसके अंदर जे वक्र बना था। यहाँ पर हमारे पास में संसाधन सीमित है, किसी के भी पास में असीमित नहीं होते, तो यहाँ क्या बनेगा, जे की जगह सिग्मोइड वक्र बन जाएगा। इस तरीके का आपको बताना था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिखना था KN, है ना, जो K-N/K, वो वाली चीज लिखनी थी और पूरा वर्णन करना था। ये नहीं तो जो समष्टि है उस समष्टि की 3 विशेषताएं, पहली जन्म दर, दूसरी मृत्यु दर और तीसरी लिंगानुपात, ये 3 समझा देते आपके आंसर सही हो जाते। ठीक है, आगे देखो। एड्स का पूरा नाम, अब इसमें क्या करवाएं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, HIV संक्रमण के 4 तरीके, संक्रमित सुई से, अवांछित यौन संबंधों से हो सकता है ना, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि भाई संक्रमित सुई हो गई, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा चौथा तरीका देखे तो कौन सा, कि माँ के द्वारा अपराध से होते हुए बच्चे को भी हो सकता है। फिर संक्रमण के रोकथाम का उपाय है ही नहीं, एक ही है कि
आपको रोकथाम ही इसका उपाय है, बचाव ही उपचार है, वो वाली चीज है ना। उसके अलावा जो नाको है ये अपने पास में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके बारे में काम कर रहा है, वो बताना था। फिर अच्छा क्वेश्चन है संस्पर्शंदमन, अपने पास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया था लॉन्ग आंसर में, वो कंटिन्यू यही था, संस्पर्शंदमन। दूसरा था सूदम अर्बुद, तीसरा था दूधर्म अर्बुद, और चौथा था अपने पास में वो मेटास्टेसिस के बारे में हमने बताया था। तो क्या है संस्पर्शंदमन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि जो ट्यूमर रहती है वो पास में उसके कांटेक्ट में आने वाली ट्यूमर को भी सेल को भी संक्रमित कर देती है, विभाजन होते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। फिर बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट, बिनाइन जो है वो एक ही जगह पर रहेगी, संक्रमित नहीं होगी, लेकिन मैलिग्नेंट जो है वो संक्रमित होती है, घातक होती है, इसके बनने की प्रोसेस मेटास्टेसिस कहलाती है। कैंसर के किसी एक कारण को लिखिए, किरणें कह दो, पराबैंगनी किरणें कह दो, एक्स किरणें कह दो, तंबाकू कह दो, है ना, बहुत सारे धुआं कह दो, ये सारे क्या है कैंसर के कारण। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 और अपना लास्ट क्वेश्चन है ना, आपको बोला था कि 4 अपने पास में इकोसिस्टम के फंक्शन है। एक तो प्रोडक्टिविटी जिसको उत्पादकता बोला था, दूसरा डीकम्पोजिशन जिसको अपघटन बोला था, और तीसरा अपने पास में एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह, और चौथा था बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रासायनिक चक्र, जिनको हटा दिया था। क्वेश्चन कहां से आना था, पिरामिड जो तो ये उन्होंने दे दिए थे, यानी कि उत्पादकता और अपघटन से क्वेश्चन आना था, और दोनों क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। एनपीपी के बारे में बताना था। एनपीपी का मतलब आप क्या करते हैं, जीपीपी में से आर को हटा देते, ये एनपीपी की परिभाषा। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। आपको दक्षांश का नियम समझाना था कि सबसे पहले हरे प्लांट है, हरे प्लांट के पास में क्या होता है, ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है 10,000 जूल, आगे 10% ट्रांसफर होती है, 90% रिलीज हो जाती है ऊष्मा के रूप में। कहा कितनी पहुंची 1000 जूल, किसके पास में, प्राथमिक उपभोक्ता के पास में, द्वितीय उपभोक्ता के पास में 100, तृतीय उपभोक्ता के पास में ओनली 10। अगर इसको पिरामिड के रूप में बताए तो इस प्रकार होता है, पिरामिड के आधार में हमेशा उत्पादक होते हैं, तो 10,000 जूल, फिर 1000 जूल, फिर 100 जूल, फिर 10 जूल, सिंपल। अथवा भी पूछा था खड़ी फसल या स्थिर सस्य, ये भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज दिया था, एज इट इज आया है। खड़ी फसल क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर समय में, है ना, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर जगह में क्या होता है कि जैव मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। और खड़ी फसल की जगह अवस्था पूछे तो अकार्बनिक पदार्थों की, अपने पास में फसल सिलेबस में था वो आ गया। लास्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय पारितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया, कंफ्यूज करने के लिए स्थलीय पारितंत्र दिया है, कंफ्यूज नहीं बेटा, अपने पास में जहां अपघटन की प्रक्रिया है वहां डायग्राम बन रखा, उसके नीचे जो लाइन लिख रखी यही है कि स्थलीय पारितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया का आरेखीय निरूपण, उसको समझाना, चरण समझाने थे, 5 थे। कौन सा, सबसे पहले विखंडन या खंडन, दूसरा कौन सा था निक्षालन, तीसरा अपचय, चौथा ह्यूमिफिकेशन, और 5वां था मिनरलाइजेशन। इन 5 को इसमें समझाना था, ऊपर वाला कर देते और भी बेस्ट, नीचे वाला और भी बेस्ट। ये अपने पास में बायो का आज का पेपर का सॉल्यूशन था। अब आप एक काम करना कि इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने नंबर, कितने नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि पेपर आपका कैसा हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।